सेक्शन 7 से स्टार्ट करते हैं, इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब ए के नाम से भी जानते हैं। ए फाइनेंशियल क्रेडिटर may file an application for initiating corporate insolvency resolution process against a corporate debtor before the adjudicating authority when a default has occurred। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहले डिफॉल्ट होना कंपलसरी है। अगर जो कॉर्पोरेट डेटर है, जो एक्स लिमिटेड है, मान लो कोई कंपनी है जो कॉर्पोरेट डेटर के नाम से हम उसको जानेंगे, तो जो एक्स लिमिटेड है उसने डिफॉल्ट किया है कितने अमाउंट का? मिनिमम 1 करोड़ रुपए का जो है उसने डिफॉल्ट किया है, जो कि उसने पेमेंट नहीं करी फाइनेंशियल क्रेडिटर को। तो उस केस में जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर को अपना लोन का अमाउंट वापस नहीं मिला, क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर ने कितने अमाउंट का लोन दिया था? 1 करोड़ का या उससे ऊपर का जो है लोन दिया था कॉर्पोरेट डेटर को, और कॉर्पोरेट डेटर ने अगर वो लोन पे नहीं किया तो उस केस में जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है कहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करेगा? उसके अगेंस्ट, कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में एप्लीकेशन फाइल करेगा कि उस कंसर्न्ड कॉर्पोरेट डेटर का जो है CIRP प्रोसेस इनिशिएट किया जाए, यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए एप्लीकेशन डालेगा। और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है उसके बिहाफ पर और कौन एप्लीकेशन डाल सकता है? ए गार्जियन, एन एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एस्टेट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, ए ट्रस्टी, ए पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी। ये MCQ पर्पज से भी रेलिवेंट है। हम आगे पढ़ते हैं। अलॉटेज अंडर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में मान लो जो बिल्डर है उसने अगर पैसा ले लिया अलॉटी से, जो अलॉटी है ना, जो अलॉटी पैसे देगा बिल्डर को कि मुझे फ्लैट चाहिए, और बिल्डर ने उससे रुपया भी ले लिया और अलॉटी को जो उसने फ्लैट भी अलॉट नहीं किया और पैसा भी नहीं दिया, तो उस केस में अलॉटी को क्या माना जाएगा? फाइनेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा। और अलॉटी कहाँ एप्लीकेशन फाइल करेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जो है एप्लीकेशन फाइल करेगा कि CIRP इनिशिएट किया जाए। उस केस में क्या कंडीशन है? नॉट लेस देन 100 ऑफ सच अलॉटी, यानी कि मिनिमम 100 अलॉटी एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और नॉट लेस देन 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच अलॉटी। मान लो 500 अलॉटेड है, अलॉटी है, ठीक है, तो उस केस में 10% कितना हुआ? 50। तो 100 और 50 विच एवर इज लेस, तो वो जो अलॉटीज हैं वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे उस केस में। हम आगे इसके बारे में हमें बताया गया है कि क्या अटैचमेंट्स जाएंगी जो CIRP एप्लीकेशन फाइल करेगा फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो उसमें क्या क्या एप्लीकेशन में क्या क्या अटैचमेंट जाएंगे? द फाइनेंशियल क्रेडिटर शेल अलोंग विद द एप्लीकेशन फर्निश। तो जो एप्लीकेशन है ना CIRP एप्लीकेशन, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे? रिकॉर्ड ऑफ द डिफॉल्ट, वो ये प्रूफ देगा कि एक्चुअल में डिफॉल्ट हुआ है, ठीक है, एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट देगा। द नेम ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज टू एक्ट एज एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज करेगा जो कि एज एन IRP काम करेगा, ठीक है, और एनी अदर इंफॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड होगी वो भी अटैच करेगा। इसमें क्या, अगर वो जब एप्लीकेशन फाइल करता है तो उसके विद इन 14 डेज, यानी कि 14 डेज के अंदर अंदर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उस एप्लीकेशन को या तो वो एडमिट कर लेगा या रिजेक्ट कर लेगा, ठीक है, या तो एडमिशन करेगा या उस एप्लीकेशन का, या रिजेक्शन करेगा। अगर वो एडमिशन करता है तो किस केस में एडमिशन करेगा? देखो, ए डिफॉल्ट हैज अकर्ड एंड द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 इज कंप्लीट। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है क्या सेटिस्फाई करेगा अपने आप को? देखो ये लिखा हुआ है द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड। अगर जो NCLT है वो अगर सेटिस्फाइड है कि डिफॉल्ट एक्चुअल में हुआ है, अगर वो डिटरमाइन कर लेता है कि एक्चुअल में जो कॉर्पोरेट डेटर ने डिफॉल्ट किया है उसने जो लोन का अमाउंट है वो पेमेंट नहीं करी, और जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगे हुए हैं, जो हमने ऊपर पढ़े थे ना कि जो ये हमने इनके बारे में पढ़ा था, ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगे हुए हैं, सारी एप्लीकेशन जो है कंप्लीट है, और जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम प्रपोज किया गया है उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही, ठीक है, तो उस केस में वो क्या करेगा? एडमिट करेगा एप्लीकेशन को। और अगर ये सब कंडीशंस इसके विपरीत है, तो अगर मान लो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि जो डिफॉल्ट है वो नहीं हुआ है और जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट है, जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर तरीके से फाइल नहीं करी गई है, या जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का जिसका नाम प्रपोज किया गया है
उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस केस में वो क्या कर देगा, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर वो रिजेक्ट करता है तो उस केस में जो वो उसको एक चांस देगा डिफॉल्ट को रेक्टिफाई, जो डिफेक्ट किया ना, जो डिफेक्ट है एप्लीकेशन में, तो उसको रेक्टिफाई करने का चांस देगा विद इन 7 डेज ऑफ रिसीट, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर वो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर सकता है। सो हमें इसको एक चार्ट की फॉर्म में भी दिया गया है, जो कि इसी तरीके से है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन व्हेन डिफॉल्ट हैज अकर्ड, अगर एजुकेटिंग अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि एक्चुअल में डिफॉल्ट हुआ है और एप्लीकेशन कंप्लीट है और नो डिसिप्लिनरी एक्शन इज पेंडिंग अगेंस्ट प्रपोज्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो वो उस एप्लीकेशन को क्या कर लेगी, एडमिट कर लेगी। अगर वो एडमिट कर लेती है सो एक्सेप्टेंस डेट इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ CIRP, जिस दिन वो एक्सेप्ट कर लेगी उस एप्लीकेशन को, तो उस डेट को क्या मानेंगे, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ CIRP मानेंगे। और या फिर वो रिजेक्ट कर सकती है अगर इन तीनों कंडीशंस के विपरीत कंडीशंस है कि डिफॉल्ट नहीं हुआ है, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि एप्लीकेशन जो है वो इनकम्प्लीट है और जो भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को प्रपोज किया गया है वो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस केस में जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ना वो उसको जो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। बट वो रिजेक्ट करेगी तो 7 दिन का मौका देगी उसको फाइनेंशियल क्रेडिटर को कि जो डिफेक्ट है एप्लीकेशन में उसको रेक्टिफाई करे। तो अब देन इसमें के बारे में जो कम्युनिकेशन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है फिर वो कम्युनिकेट करेगी किसके रिगार्डिंग, जो उसने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है। अगर उसने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है तो कम्युनिकेट किसको करेगी, फाइनेंशियल क्रेडिटर को कम्युनिकेट करेगी एंड कॉर्पोरेट डेटर, दोनों को कम्युनिकेट करेगी। अगर वो रिजेक्ट करती है तो उस केस में ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर को कम्युनिकेट करेगी, क्योंकि उस केस में तो कॉर्पोरेट डेटर का तो कोई मैटर नहीं है और कॉर्पोरेट डेटर को फालतू में क्यों परेशान करना, तो इसलिए ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर को जो कम्युनिकेट किया जाएगा कौन से केस में, अगर वो रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो अब हम सेक्शन 8 के बारे में पढ़ेंगे, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है उनके केस में जो CIRP एप्लीकेशन के लिए क्या प्रोसेस है, उसके केस में एक डिफरेंट प्रोसेस है। जो ऊपर हमने जो पढ़ा था फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में पढ़ा था, अब नीचे हम जो सेक्शन 8 में पढ़ रहे हैं वो ऑपरेशनल क्रेडिटर के जो 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 ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो कैसे जो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो डायरेक्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का गेट खटखटा नहीं सकता, उसको पहले क्या करनी होगी कि डिमांड नोटिस डालनी होगी किसके पास, जो कॉर्पोरेट डेटर है। जो अब हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होते हैं, जिन्होंने उस कंपनी को माल उधार बेच रखा होता है, ठीक है, और उनको पैसा नहीं मिला, तो उस केस में वो सबसे पहले क्या करेंगे, एक डिमांड नोटिस रेज करेंगे कॉर्पोरेट डेटर पर कि हमारी पेमेंट कर दो और कॉपी ऑफ इनवॉइस भेजेंगे, डिमांडिंग पेमेंट ऑफ द अमाउंट, कि हमारी पेमेंट कर दो, कॉर्पोरेट डेटर को बोलेंगे। और सो उस केस में क्या भेजेगा, देखो, एन ऑपरेशनल क्रेडिटर में ऑन द अकरेंस ऑफ अ डिफॉल्ट डिलीवर ए डिमांड नोटिस ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेटर, वो क्या भेजेगा, एक डिमांड नोटिस भेजेगा और कॉपी ऑफ इनवॉइस भेजेगा फॉर डिमांडिंग पेमेंट ऑफ द अमाउंट, की हमारा जो पेमेंट है वो कर दो। इसके रिगार्डिंग टाइम पीरियड टू रिवर्ट बाय द कॉर्पोरेट डेटर, जो कॉर्पोरेट डेटर के कितना टाइम दिया गया है, जो कॉर्पोरेट डेटर है उसको 10 दिन के अंदर अंदर या तो कॉर्पोरेट डेटर को पेमेंट करना होगा, और या फिर अगर कॉर्पोरेट डेटर क्या करेगा, द कॉर्पोरेट डेटर शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 10 days ऑफ द रिसीट ऑफ द डिमांड नोटिस, जो डिमांड नोटिस उसने भेजा है ऑपरेशनल क्रेडिटर ने, और जो कॉपी ऑफ इनवॉइस मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट। अगर 10 दिन के अंदर अंदर जो कॉर्पोरेट डेटर है वो बोलते कि किसी बात पर जो है डिस्प्यूट चल रहा है, कि कोई क्वालिटी के रिस्पेक्ट पे मान लो कोई डिस्प्यूट चल रहा है कि क्वालिटी के रिगार्डिंग या क्वांटिटी के रिगार्डिंग, ठीक है, तो उस केस में वो कॉर्पोरेट डेटर अगर कह रहा है कि भाई डिस्प्यूट चल रहा है मैं पेमेंट नहीं कर सकता, तो देन या फिर क्या बोल रहा है कि भाई कोर्ट में केस चल रही है मैं पेमेंट कैसे कर दूं जब तक केस का डिसीजन नहीं आएगा, या उस केस में तो वो क्या करेगा, 10 दिन में ये दोनों चीज़ें बता सकता है कि कोई डिस्प्यूट चल रहा है या कोई जो है कोर्ट में केस चल रही है, ठीक है, तो या फिर वो क्या करेगा, पेमेंट कर देगा, या फिर वो 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करेगा, ठीक है। सो वो क्या करेगा, या तो 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देगा। सो उस केस में जो है ये सेक्शन 8 के बारे, एक सेक्शन 8 किसके बारे में बताता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में बताता है। इसके साथ देखो अब की बार एक नई अमेंडमेंट आई है सेक्शन 8 में, जो कि हम पढ़ेंगे। इसमें सेक्शन 8 में इसको क्या बताया गया, इंस्टीट्यूट की जो अमेंडमेंट नोट्स है हम इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो।
देखो इसमें सेक्शन 8 में एक नया अमेंडमेंट आया है, रिकॉर्ड और एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन डेट एंड डिफॉल्ट बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है उसको क्या करना होगा, द ऑपरेशनल क्रेडिटर शेल अलोंग विद एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9, जो एप्लीकेशन डालेगा ना वो सेक्शन 9 में डालेगा, फर्निश कॉपीज ऑफ रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फॉर्म GSTR 1 एंड फॉर्म GSTR 3B फाइल्ड। तो वो इनकी क्या बजेगा, कॉपीज ऑफ एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फॉर्म GSTR 1 एंड फॉर्म GSTR 3B filed under the provisions of the relevant laws relating to goods and services tax and the copy of e-way bill wherever applicable। अगर उसके ऊपर GST के provisions जो है वो applicable है, and provided that provisions of this regulation shall not apply to those operational creditor who don't require registration। ये जो प्रोविजंस है किस पर एप्लीकेबल होंगे, जो जिनके लिए जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है तो उनको ये रिटर्न्स फाइल करने की जो है वो जो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ कॉपीज ऑफ GSTR 1 एंड GSTR 3B उस केस में उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओनली एप्लीकेबल कब होंगे, जब उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। प्लस क्या है, सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अलोंग विद एप्लीकेशन। द फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर शैल व्हाइल फाइलिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 और 9 एज द केस में बी आल्सो फर्निश डिटेल्स ऑफ ईच परमानेंट अकाउंट नंबर। उसको क्या डालना होगा साथ में, एक नया अमेंडमेंट ये भी आया है, जो सेक्शन 7 और सेक्शन 9 में जो एप्लीकेशन जा रही है, जो सेक्शन 7 में जो एप्लीकेशन जा रही है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर फाइल कर रहा है, और जो सेक्शन 9 में जो एप्लीकेशन जा रही है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर फाइल कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में उनको क्या देना होगा, अपना पैन नंबर देना होगा और अपनी ईमेल आईडी देनी होगी। ठीक है, सो हमने एक ये जो अमेंडमेंट पढ़ा सेक्शन 7, 9 और सेक्शन 8 के रिगार्डिंग में टुगेदर पढ़ा। तो हम आगे अभी सेक्शन 9 से स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन 9 में क्या बताया गया है, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर का आप करेगा सेक्शन 9 में, अगर जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है उसको 10 दिन में कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। देखो हमने सेक्शन अपने पढ़ा कि 10 दिन के अंदर जो ऑपरेशनल क्रेडिटर को या तो उससे रिप्लाई मिलेगा या उसको पेमेंट मिलेगा। अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर को 10 दिन के अंदर ना तो कॉर्पोरेट डेटर ने कोई पेमेंट भी नहीं किया और ये भी नहीं बताया कि कोई डिस्प्यूट चल रहा है जिसकी वजह से वो पेमेंट नहीं कर रहा, या तो वो पेमेंट करे 10 दिन के अंदर अंदर, और पेमेंट नहीं कर रहा तो उसको रीजन बताना होगा कि पेमेंट नहीं कर रहा, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया 10 दिन में, तो उस फिर जो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर को बहुत मान लो गुस्सा हो रखा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखा है कि 10 दिन हो गए और उसको कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो उस केस में वो क्या कर देगा, सेक्शन 9 में क्या करेगा, CIRP इनिशिएट करने के लिए एप्लीकेशन डालेगा। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर सेक्शन 9 में बताया गया है। व्हेन ऑपरेशनल क्रेडिटर कैन इनिशिएट CIRP, तो जो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 10 डेज, उसने 10 डेज तक वेट किया, उसने जो है डिमांड नोटिस डाला। ठीक है, जो कॉर्पोरेट डेटर है, जो एक्स लिमिटेड है, मान लो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक्स लिमिटेड को उसने बोला कि भाई मेरी पेमेंट कर दो। ठीक है, तो उन्होंने जो 10 डेज हो गए, एक्स लिमिटेड ने कोई रिप्लाई नहीं बोला, कोई उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उस केस में फिर उस 10 दिन के बाद कहाँ जाएगा ऑपरेशनल क्रेडिटर, NCLT का गेट खटखटाएगा वो। ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि मुझे मेरी पेमेंट नहीं मिली और मैंने उनको क्या भेजा था, डिमांड नोटिस भेजा था, कॉपी ऑफ इनवॉइस भेजा था और कॉर्पोरेट डेटर ने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं किया, ना ही मेरी पेमेंट करी। ठीक है, तो उस केस में वो क्या करेगा, एप्लीकेशन फाइल करेगा बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग ए CIRP। तो इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो एप्लीकेशन के साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ए कॉपी ऑफ इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट और डिमांड नोटिस, वो कॉपी ऑफ इनवॉइस लगाएगा और डिमांड नोटिस की कॉपी लगाएगा कि मेरी पेमेंट कर दो, इसके रिगार्डिंग जो है उसकी कॉपी लगाएगा। एन एफिडेविट टू द इफेक्ट दैट देयर इज नो नोटिस गिवन बाय द कॉर्पोरेट डेटर रिलेटिंग टू ए डिस्प्यूट ऑफ द अनपेड ऑपरेशनल डेट, वो बताएगा कि कॉर्पोरेट डेटर ने ये भी नहीं बताया कि कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसका भी वो एफिडेविट लगाएगा। ए कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट लगाएगा कि दैट देयर इज नो पेमेंट, कि कोई पेमेंट नहीं आई है, ये प्रूफ बताएगा कि हमारे को कोई पेमेंट नहीं मिली। ए कॉपी ऑफ एनी रिकॉर्ड विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, वो भी उसकी कॉपी बताएगा। ठीक है, या एनी अदर प्रूफ जो भी उसके रिगार्डिंग है, तो इसमें क्या बताएगा फिर उसमें ये देखो बताया गया है प्रपोज नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है
मे प्रपोज ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इसमें देखो मे वर्ड लिखा हुआ है, तो ये नाम बता भी सकता है और नहीं भी बता सकता रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का, ठीक है। बट फाइनेंशियल क्रेडिटर को ये जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम बताना नहीं बताना होगा, उस केस में शेल है जो सेक्शन 7 में है, और जो सेक्शन 9 में है ये मे वर्ड है, यानी कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसके नाम के बारे में बताना कंपलसरी नहीं है ऑपरेशनल क्रेडिटर को, ठीक है। तो क्या होगा, एडमिशन या रिजेक्शन होगा, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ना, जैसे हमने सेक्शन 7 में पढ़ा था, उसी तरह 14 डेज में क्या करेगी, या तो एप्लीकेशन को एडमिट करेगी या रिजेक्ट करेगी। अगर एडमिट करती है तो उस डेट को क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट बोलते हैं, ठीक है। या फिर रिजेक्ट करेगी तो उस केस में क्या करेगी, उसको 7 दिन का मौका देगी डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने का, ठीक है। सो कमेंसमेंट ऑफ CIRP, तो जिस दिन वो उसको एडमिट कर लेती है तो उस दिन से क्या है, CIRP स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने जो सेक्शन 7, 9 और उसकी जो अमेंडमेंट्स है इसमें हमने पढ़ा कि सेक्शन 9 में भी जो है उसको पैन नंबर देना होगा और अपना ईमेल आईडी देना होगा, ठीक है, ऑपरेशनल क्रेडिटर को। सो उस केस में अब हम आगे इसके रिगार्डिंग सेक्शन 10 में पढ़ेंगे। सेक्शन 10 में जो है वो कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन फाइल करता है। देखो सेक्शन 7 में किसने एप्लीकेशन फाइल करी थी, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने फाइल करी थी। देन सेक्शन 9 में ऑपरेशनल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन फाइल करी थी CIRP इनिशिएट करने के लिए। अब सेक्शन 10 में कौन फाइल कर रहा है, कॉर्पोरेट जो है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट फाइल कर रहा है, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, यानी कि जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है वो फाइल कर रहा है। देखो एक होता है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, एक वर्ड है कॉर्पोरेट डेटर, तो इनमें क्या डिफरेंस है, कॉर्पोरेट डेटर और यहाँ देखो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट लिखा है। इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, ठीक है। हमने जो देखो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एक बार हम वहां से एक बार दोबारा क्लैरिफाई कर लेते हैं। जो डेफिनेशन है ना कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की, मैं आपको दोबारा से एक बार रीड आउट करवा देती हूँ, जो हमने ऊपर पढ़ा था। देखो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ताकि कॉर्पोरेट डाटा और कॉर्पोरेट एप्लीकेशन वर्ड में हमें कोई कॉर्पोरेट एप्लीकेंट वर्ड में हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम इसके रिगार्डिंग पहले कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मींस कॉर्पोरेट डेटर, यानी कि कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में क्या कौन कौन इंक्लूड होते हैं, कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूड होता है, ए मेंबर और पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, यानी कि मेंबर या पार्टनर है कोई जो कॉर्पोरेट डेटर का है, हु इज ऑथराइज्ड टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस under the constitutional document of the corporate debtor, an individual who is in charge of the managing the operations and resources of the corporate debtor, ठीक है, a person who has the control and supervision over the financial affairs of the corporate debtor। तो ये जो लोग हैं सारे कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। और अगर कॉर्पोरेट डेटर ने कोई जो है डिफॉल्ट किया है, ठीक है, तो उस केस में एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा, जो बाकी लोगों को इसके रिगार्डिंग पेमेंट नहीं मिली, ठीक है, मान लो उनको कोई डिफॉल्ट हुआ है इन लोगों के साथ, और जो जब क्या करेंगे, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट जो है एप्लीकेशन फाइल करेंगे, ठीक है। आगे क्लियर हो गया, आप इसको एक बार दोबारा अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। सो अभी हम सेक्शन जो है 10 पे चलते हैं। जस्ट वेट, हम ये हमने एक क्लैरिटी पाने के लिए हमने जो है ये इसको पढ़ा डेफिनेशन को, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि कॉर्पोरेट एप्लीकेंट और कॉर्पोरेट डेटर में क्या डिफरेंस है। सो हम आगे पढ़ते हैं। वेयर ए कॉर्पोरेट डेटर हैज कमिटेड ए डिफॉल्ट, जहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर ने डिफॉल्ट किया है तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट जो है वो एप्लीकेशन फाइल करेगा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, और कहाँ पे करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। वेयर ए कॉर्पोरेट डेटर हैज कमिटेड ए डिफॉल्ट, ए कॉर्पोरेट एप्लीकेंट देयरऑफ मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप इसको एक मेमोरी टेक्निक से याद कर सकते हैं, BRS, यानी कि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बी से बुक्स ऑफ अकाउंट्स याद रख सकते हैं आप। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द रेजोल्यूशन प्रपोज्ड, सो आर से रेजोल्यूशन प्रपोज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देनी होगी उनको। टू बी अपॉइंटेड एज एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड द स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द शेयर होल्डर्स। सो एस से क्या मतलब है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और द resolution passed by at least 3/4 of the total number of partners of the corporate debtor as the case may be approving filing of the application। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अटैच करने होंगे किसको, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट को, जो वो एप्लीकेशन फाइल करेगा। सो उस केस में जो फर्दर वही प्रोसीजर है, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जो 14 डेज में उस एप्लीकेशन को या तो वो एक्सेप्ट करेगी या उसको रिजेक्ट करेगी, ठीक है। और उसको टाइम लिमिट टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट कितना टाइम देगी,
7 दिन का टाइम देगी। और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ CIRP कब से होगी, जिस दिन वो एडमिशन करेगी एप्लीकेशन को, तो वो डेट मानी जाएगी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ CIRP। सो हम आगे बढ़ते हैं इसके रिगार्डिंग। पर्सन्स नॉट एंटाइटल्ड टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, जो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि एंटाइटल्ड नहीं है टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, सेक्शन 11 में बताया गया है। देखो हम इसको एक चार्ट के थ्रू पढ़ते हैं, इजी हो जाएगा। फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स नॉट एंटाइटल्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 11। कॉर्पोरेट डेटर अंडर गोइंग द CIRP, यानी कि जो कॉर्पोरेट डेटर है, मान लो जो एक्स लिमिटेड है, जिसका पहले से ही CIRP चल रहा है, तो उसके ऊपर दोबारा से CIRP एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते ना। तो इसलिए तो जो जिसका CIRP पहले से ही चल रहा है या PPIRP चल रहा है, देखो इसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। CD से मतलब है कॉर्पोरेट डेटर, यहाँ FC से क्या मतलब है फाइनेंशियल क्रेडिटर, OC से क्या मतलब है ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर, CD से कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग ए प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, या उनका PPIRP चल रहा है कॉर्पोरेट डेटर का, या CIRP चल रहा है पहले से ही, तो और दोबारा कोई CIRP या PPIRP की एप्लीकेशन फाइल नहीं हो सकती। कॉर्पोरेट डेटर हैविंग कंप्लीटेड CIRP, जो ऐसा कोई कॉर्पोरेट डेटर है जो एक्स लिमिटेड है, उसका पिछले 1 साल में ही जो CIRP है वो कंप्लीट हुआ है, तो 1 साल में दो CIRP तो नहीं हो सकते ना, तो इसलिए जो है CIRP की एप्लीकेशन फाइल नहीं की जा सकती है। कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ whom ए रेजोल्यूशन प्लान हैज बीन अप्रूव्ड, जिसके रिगार्डिंग रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो चुका था, लेकिन उसने उसमें क्या किया, कोई डिफॉल्ट किया या कोई कंडीशन ब्रीज की, तो उसके इसमें क्या है एप्लीकेशन फाइल नहीं हो सकती। कॉर्पोरेट डेटर वोलेटिंग द टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, यानी उसने कोई ऐसी जो टर्म्स है उसका ब्रीच किया है, तो उसके इसमें क्या है एप्लीकेशन फाइल नहीं हो सकती। कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ होम ए लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, यानी कि जिस कंपनी का कॉर्पोरेट डेटर का जो लिक्विडेशन ऑर्डर ही पास हो चुका, लिक्विडेट करने के लिए ही बोल दिया जब उसको, तो उस केस में फिर से CIRP एप्लीकेशन फाइल नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमें एक फर्दर दिया गया है, डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस अंडर सेक्शन 54C एंड अंडर सेक्शन 7 और सेक्शन 9 और सेक्शन 10। देखो ये हमने तीनों पढ़े, सेक्शन 7 पढ़ा, ऊपर सेक्शन 9 पढ़ा एंड सेक्शन 10 पढ़ा। तो ये जो सेक्शन 11A क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है कि जो 54C क्या है, जो PPIRP की जो एप्लीकेशन है, ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। AA टू डिसाइड एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन पेंडिंग अंडर PPIRP फाइल्ड अंडर सेक्शन 54C। देखो इसमें क्या बताया गया, अगर कोई PPIRP की एप्लीकेशन फाइल की है किसी ने कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ, तो उस केस में क्या है, अगर उसके बाद कोई उस CIRP के लिए एप्लीकेशन डालता है एक्स लिमिटेड के खिलाफ, क्योंकि पहले से ही PPIRP की एप्लीकेशन डाली जा चुकी है, तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो पहले कौन सी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करेगी, PPIRP की जो एप्लीकेशन जो पहले से चल रही है, पहले से ही पेंडिंग है, तो वो उसको कंसिडर करेगी, उसको या तो एडमिट करेगी या रिजेक्ट करेगी। ठीक है, तो उस केस में जो पहले डिस्पोज ऑफ कौन सी एप्लीकेशन की जाएगी, पहले PPIRP जिसके लिए पेंडिंग है। ठीक है, देखो पेंडिंग PPIRP है, तो उसके रिगार्डिंग पहले PPIRP को जो है वो एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा। सेक्शन 7, 9 या 10 में जो एप्लीकेशन की गई है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, पहले उसको जो PPIRP की एप्लीकेशन है उसको पहले कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, PPIRP फाइल्ड विद इन 14 डेज ऑफ फाइलिंग CIRP। एक ऐसा केस है, मान लो किसी ने जो CIRP के लिए एप्लीकेशन डाल दिया, मान लो कोई एक्स लिमिटेड है, ठीक है, इसमें जो अगर किसी ने मान लो CIRP के लिए एप्लीकेशन डाल दिया और उस CIRP के एप्लीकेशन के 14 डेज के अंदर अंदर किसी ने PPIRP के लिए एप्लीकेशन डाल दिया, तो उस केस में क्या किया जाएगा, पहले PPIRP की जो एप्लीकेशन है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो CIRP की एप्लीकेशन फाइल करी किसी ने, ठीक है, उसके जो है 14 डेज से ज़्यादा हो गए, 14 डेज के बाद किसी ने अगर मान लो जिससे 14 डेज के बाद किसी ने PPIRP के लिए एप्लीकेशन डाला, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो CIRP की एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा, तो उस केस में CIRP की एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो उस केस में जो PPIRP की एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर 14 डेज से ज़्यादा हो गया, और अगर 14 डेज से कम है तो उस केस में क्या है, फिर 14 डेज से कम है तो उस केस में PPIRP की एप्लीकेशन को फाइल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे जो इसके बारे में पढ़ेंगे सेक्शन 12 के बारे में। ठीक है, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो इसके लिए कितना टाइम दिया गया है, 180 डेज में जो है टाइम का दिया गया है, जो CIRP प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके रिगार्डिंग अगर एक्सटेंशन चाहिए तो कितना टाइम का एक्सटेंशन मिलेगा,
मैक्सिमम 90 डेज का जो है एक्सटेंशन मिल सकता है, ओनली तब जब वो COC के जो 66% से वोट से जो होगा, ठीक है, अप्रूवल मिलना चाहिए। तो उस केस में जो एक्सटेंशन ले सकते हैं, ओनली वन टाइम एक्सटेंशन ले सकते हैं 90 डेज का, ठीक है। देखो लिखा हुआ है एक्सटेंशन फॉर वंस ओनली। तो और मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना चलेगा जो CIRP चलेगा, मैक्सिमम 330 डेज तक CIRP चलेगा। तो इसमें देखो 180 + 90, ठीक है, 270 हो गया। एक्स्ट्रा 60 डेज किस चीज के लिए दिए गए हैं, अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, मान लो जो कॉर्पोरेट डेटर पर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें टाइम लग रहा है, तो उसके रिगार्डिंग एक्स्ट्रा 60 डेज दिए गए हैं। तो टोटल टाइम पीरियड कितना दिया गया है, 330 डेज में जो है CIRP एप्लीकेशन है वो जो CIRP के लिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें एक चार्ट के थ्रू भी बताया गया है जो कि इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो CIRP शैल बी कंप्लीटेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट दी COC विद ए वोट ऑफ 66% ऑफ वोटिंग शेयर्स may pass resolution for extension of time limit and resolution profession may file application for extension to the AA। तो उस केस में क्या होगा, 66% अप्रूवल लेगा COC की, और जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो उस जो अप्रूवल को कहाँ फाइल कर देगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास फाइल कर देगा, ठीक है। तो तब क्या होगा, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे ग्रांट फॉर वंस ओनली एक्सटेंशन नॉट एक्सीडिंग 90 डेज, यानी कि अप टू 90 डेज का तब वो क्या करेगी, एक्सटेंशन देगी। कौन देगी, NCLT देगी, यानी कि पहले जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, RP भी बोलते हैं जिसको हम, RP क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग जो अप्रूवल के रिगार्डिंग जो है NCLT में एप्लीकेशन फाइल करेगा, फिर जो NCLT है उस एप्लीकेशन को कंसिडर करेगी और 90 डेज का एक्सटेंशन देगी। एंड द CIRP शैल मैंडेटली बी कंप्लीटेड विद इन 330 डेज। ये जो CIRP है जो कंप्लीट हो जाना चाहिए 330 डेज में, ठीक है, अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है। एंड मैंडेटरी कंप्लीशन ऑफ CIRP विद इन 90 डेज आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। तो हमने इसके रिगार्डिंग जो एक इजीली जो हम चार्ट के फॉर्म में हम इसको अच्छे से समझा हमने इसको, ठीक है। सो हम आगे पढ़ते हैं सेक्शन 12A विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन एडमिटेड अंडर सेक्शन 7, 9 और 10। अगर जो हमने जो एप्लीकेशन डाली है जो सेक्शन 7 में डाली गई है, या कोई सेक्शन 9 में किसी ने एप्लीकेशन जो हमने ऑपरेशनल क्रेडिटर के रिगार्डिंग में पढ़ा था, और सेक्शन 10 में किसने डाली थी एप्लीकेशन, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने डाली थी, ठीक है। तो उसकी विड्रॉल करनी है, जो एप्लीकेशन को विड्रॉल करना है, तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर है, तो उसमें बताया गया है कि अप्रूवल ऑफ 90% वोटिंग शेयर ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर चाहिए, कि जो एप्लीकेशन थी वो एडमिट कर ली गई थी। देखो विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन एडमिटेड, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो एप्लीकेशन है जो एडमिट कर ली गई थी, ठीक है। तो उसका विड्रॉल कैसे होगा, तो उस केस में क्या होगा, हमें 90% वोटिंग शेयर ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स चाहिए, ठीक है। उस केस में देखो ये बताया गया है नीचे इसमें रेगुलेशन 30A में, एन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल अंडर सेक्शन 12A मे बी मेड टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। किसको देनी होगी एप्लीकेशन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देनी होगी। और कौन देगा, रेजोल्यूशन जो है प्रोफेशनल देगा, ठीक है, RP देगा, बिफोर द कंस्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी बाय द एप्लीकेंट थ्रू द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अगर जो कॉर्पोरेट डेटर ने जो एप्लीकेशन है वो एडमिट कर ली, ठीक है, बट जो है उसमें क्या होगा, बट उस केस में अगर COC नहीं बना हो, तो उस केस में जो है वो सिंपली जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन फाइल करेगा, ठीक है। तो और अगर आफ्टर द कंस्टिट्यूशन ऑफ कमिटी, देखो दो केस है, एक बिफोर है जो, तो उसमें सिंपल जो है RP है जो वो NCLT को जो है एप्लीकेशन फाइल कर देगा, AA भी बोलते हैं हम इसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का एप्लीकेशन फाइल करेगा सिंपली। बट अगर कंस्टिट्यूट हो चुकी है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, उस केस में क्या चाहिए, हमें रीजंस फॉर विड्रॉल भी देने होंगे, क्योंकि COC बन चुकी थी, हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी थी CIRP प्रोसेस के लिए, तो हमें NCLT को क्या बताना होगा कि ऐसा क्या हुआ कि जो हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो उस केस में जो है हमें रीजन भी देना होगा विड्रॉ करने का, और उस केस में क्या करना होगा, 90% वोटिंग शेयर की जो है अप्रूवल लेनी होगी, और फिर वो सबमिट करनी होगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। कौन सबमिट करेगा, RP सबमिट करेगा, ठीक है। तो कितने दिन में सबमिट करेगा, जो RP है वो 3 दिन के अंदर अंदर सबमिट करेगा। जब 90% वोटिंग शेयर की अप्रूवल मिल जाएगी ना, तो उसके 3 दिन के अंदर अंदर जो है जो RP है वो AA को, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, उसको सबमिट करेगा, ठीक है। और वेयर एन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल इज कंसिडर द कमिटी शैल कंसिडर द एप्लीकेशन विद इन 7 डेज। तो देखो एक प्रोसीजर है, देखो क्या होगा, जो कमिटी है ना वो 7 दिन के अंदर अंदर क्या देगी, जो 90% वोटिंग शेयर को
वोटिंग शेयर देगी, ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर 90 डेज की अप्रूवल देगी। देन उसके बाद 3 दिन में क्या करेगी, तीन दिन में जो जो आरपी है वो किसको वो एप्लीकेशन देगा, ए को देगा, यानी कि एनसीएलटी को देगा एप्लीकेशन, जब वो 90% अप्रूवल ले लेगा। ठीक है, तो आपको समझ में हो गया 7 दिन किसके लिए दे गए हैं 90% अप्रूवल लेने के लिए, और फर्दर 3 दिन किसके लिए दे गए हैं, आरपी जो है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट कर देगा। ठीक है, सो हमें ये बताया भी गया है, देखो एक चार्ट के थ्रू भी हम इसको इजीली कवर कर सकते हैं। देखो विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सीआईआरपी सेक्शन 12A रेड विद रेगुलेशन 30A, देखो ये 3 केसेस दिए गए हैं अपने एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल बिफोर ए। सो ए से क्या मतलब है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिफोर द कंस्टिट्यूशन ऑफ सीओसी, यानी कि अगर सीओसी नहीं बनी है, आईआरपी टू अप्लाई विद इन 3 days ऑफ इट्स रिसीट फ्रॉम द एप्लीकेंट, तो 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो आईआरपी है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपील कर देगा। और आफ्टर द कंस्टिट्यूशन ऑफ कमिटी, एक है आफ्टर, अगर सीओसी फॉर्म हो चुकी है तो उस केस में कितने परसेंटेज चाहिए, 90% वोटिंग शेयर द सीओसी शैल कंसिडर विद इन 7 days, तो सीओसी को कितना टाइम दिया गया है, 7 days के अंदर अंदर 90% जो वोटिंग शेयर अप्रूवल चाहिए। और देन जो एप्लीकेंट है, जो आईआरपी है, आईआरपी क्या करेगा, टू अप्लाई विद इन 3 days ऑफ इट्स अप्रूवल बाय द सीओसी, तो क्या करेगा, जब सीओसी अप्रूव कर देगी उसके 3 दिन के अंदर अंदर जो आईआरपी या आरपी है जो वो किसको अपील कर एप्लीकेशन फाइल करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट कर देगा। ठीक है, तो अगर ये सेकंड केस दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल बिफोर ए आफ्टर इशू ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, देखो ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर रेगुलेशन 36A, यानी कि जब सीओसी बन चुकी थी, ठीक है, कंस्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर हो चुका था, उसके बाद में हमने उनको बोल दिया था कभी अपने अपने क्लेम के रिगार्डिंग बताओ कि तुम्हारा कितना कितना क्लेम पेंडिंग है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की, अपना अपना क्लेम सबमिट करें कि आपकी कितनी कितनी अमाउंट है जो पेंडिंग है। तो एप्लीकेंट अगर उस केस में जो है विड्रॉ कर रहे हैं तो उनको क्या करना होगा, रीजन भी बताना होगा कि वो विड्रॉ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी मंगवा लिया था तो उस केस में उनको रीजन स्टेट करना होगा विड्रॉ करने का। सो एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो एप्लीकेशन जाएगी उस केस में क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स, इन फॉर्म एफए जाएगी एंड बैंक गारंटी टुवर्ड्स एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस भी जाएंगे। ठीक है, सो हम आगे पढ़ते हैं सेक्शन 13 के बारे में, डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट। अब देखो क्या है, सेक्शन 13 किसकी बात करता है, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू ऑर्डर फॉर मोरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट। ठीक है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आफ्टर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन को वो एडमिट कर लेगी, जो एप्लीकेशन को क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, उस डेट को क्या माना जाता है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सीआईआरपी। ठीक है, तो उस केस में वो क्या करेगी, तो डिक्लेयर करेगी, मोरेटोरियम डिक्लेयर करेगी, जो कि सेक्शन 14 में पढ़ेंगे हम डिटेल में। ठीक है, और या वो और क्या करेगी, पब्लिक अनाउंसमेंट करेगी, 3 काम करेगी। देखो वो क्या करेगी, एक तो मोरेटोरियम डिक्लेयर करेगी, सेकंड वो पब्लिक अनाउंसमेंट करेगी ऑफ द इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी प्रोसेस एंड कॉल फॉर द सबमिशन ऑफ क्लेम्स, और बोलेगी कि अपने अपने जो क्लेम्स हैं वो सबमिट करें, और अपॉइंट एन आईआरपी, और एक आईआरपी अपॉइंट करेगी। सो देखो हम शॉर्ट इन डिटेल बता दें शॉर्ट में कि वो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जिस दिन वो एप्लीकेशन को एडमिट कर लेगी तो 3 काम करेगी, नंबर 1 जो है वो मोरेटोरियम डिक्लेयर करेगी, नंबर 2 क्या करेगी, पब्लिक अनाउंसमेंट करेगी, और नंबर 3 आईआरपी का अपॉइंटमेंट करेगी। ठीक है, तो क्या है, जो पब्लिक अनाउंसमेंट कब करनी होगी, या तो इमिडिएटली करेगी या जो है 3 दिन के अंदर अंदर कर देगी। ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, तो 3 दिन के अंदर अंदर करेगी या इमिडिएटली करेगी। ठीक है, सो हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, मोरेटोरियम जो सेक्शन 14 में बताया गया है, डिटेल में मोरेटोरियम के बारे में बताया गया है। तो मोरेटोरियम क्या है, मोरेटोरियम इज ए डिले और सस्पेंशन ऑफ एन एक्टिविटी, यानी कि जो भी एक्टिविटीज है वो रोक दी जाएगी। मोरेटोरियम को क्या बोलते हैं, moratorium is a delay or suspension of an activity in a legal context. It may refer to the temporary suspension of a law to allow a legal challenge to be carried out. तो moratorium से क्या मतलब है, एक काम पीरियड बोलते हैं moratorium को। ठीक है, known as the calm period। ठीक है, during which all suits and legal proceeding extra against the corporator are held in abeyance। ठीक है, तो सारी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो रोक दी जाएंगी कॉर्पोरेटर के खिलाफ। तो इसके केसेज में हमें बताया गया है डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम पीरियड, तो जो मोरेटोरियम पीरियड है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया गया है।
मोरेटोरियम प्रोहिबिटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, द इंस्टीट्यूशन ऑफ शूट्स और कंटिन्यूएशन ऑफ पेंडिंग शूट्स। जो है नया कोई भी क्लेम जो है ना कंपनी के खिलाफ है वो फाइल नहीं होगा, या कोई जो पहले जो पेंडिंग जो कोई केस चल रही है तो उसको क्या है रोक दिया जाएगा, तो उसकी प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी। सेकंड क्या है, ट्रांसफरिंग, अनकम्बरिंग, लाइनेटिंग और डिस्पोजिंग ऑफ बाय द कॉर्पोरेट डेटर एनी ऑफ इट्स एसेट्स, यानी कि कोई जो कॉर्पोरेट डेटर है वो अपनी एसेट्स बेच नहीं सकता इस केस में मोरेटोरियम पीरियड में, ठीक है। या एनी एक्शन टू फोरक्लोज, रिकवर और एनफोर्स एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जो कोई जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो एक्शन नहीं ले सकता, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो प्रॉपर्टी के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते और प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते उस केस में 14 डेज के टाइम पीरियड में। या रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय एन ओनर और लेसर, जो लेसर से अगर किसी ने जो कॉर्पोरेट डेटर नहीं है जो प्रॉपर्टी कोई लीज पे ले रखी है तो लेसर है उस प्रॉपर्टी को रिकवर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये 4 एक्टिविटी रहेंगी मोरेटोरियम पीरियड में। सारी लीगल प्रोसीडिंग्स रोक दी जाएंगी, कोई नया केस फाइल नहीं होगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं भेज सकता जो कॉर्पोरेट डेटर है, या कॉर्पोरेट डेटर्स जो ने कोई प्रॉपर्टी जो है वो गिरवी रख रखी है ना तो उस केस में जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसको बेच नहीं सकता। मतलब जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, सिक्योर्ड क्रेडिटर ने जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी है सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास, जो उसने कॉर्पोरेट डेटर ने मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो उसने सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास गिरवी रख दी और उसका जो लोन था वो 50 लाख का था, तो उस केस में जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, ठीक है, वो उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते और जो लेसर है उस प्रॉपर्टी को रिकवर नहीं कर सकता। सो जो सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स ऑफ सर्विसेज, जो एसेंशियल गुड्स ऑफ सर्विसेज की सप्लाई है कॉर्पोरेट डेटर को वो टर्मिनेट नहीं करी जाएगी, ठीक है। वो जो एसेंशियल गुड्स ऑफ सर्विसेज है वो एज इट इज सप्लाई होती रहेंगी मोरेटोरियम पीरियड में। स्टेटस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर टू बी मेंटेन्ड एज गोइंग कंसर्न, जो उसका स्टेटस क्या रहेगा, एज ए गोइंग कंसर्न रहेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम क्या रहे, कब तक रहेगा, जो मोरेटोरियम कब तक ये एप्लीकेबल रहेगा, टिल द कंप्लीशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जब तक जो है CIRP कंप्लीट नहीं होता तब तक मोरेटोरियम पीरियड जो है वो एप्लीकेबल रहेगा, इसका इफेक्ट रहेगा मोरेटोरियम का। ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम shall have effect from the date of such order till the completion of the corporate insolvency resolution प्रोसेस, ठीक है। तो यानी कि जब तक CIRP कंप्लीट नहीं होती तब तक मोरेटोरियम एप्लीकेबल रहेगा कंपनी पर। व्हेन मोरेटोरियम पीरियड शैल सीज टू हैव इफेक्ट, तो मोरेटोरियम पीरियड कब खत्म हो जाएगा, डेट ऑफ सच अप्रूवल और लिक्विडेशन ऑर्डर, यानी कि जब CIRP कंक्लूड हो जाएगी या तो जो वो है उसके रिवाइवल का प्लान बन जाता है, रिवाइवल अप्रूव हो गया, अगर रिवाइवल नहीं पॉसिबल है, कंपनी लॉस में जा रहे हैं, या लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया तो उस केस में जो है मोरेटोरियम इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो मोरेटोरियम पीरियड जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मोरेटोरियम एक शॉर्ट में बता दें हम कि जो मोरेटोरियम पीरियड है वो कब तक चलेगा, जब तक CIRP कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मोरेटोरियम पीरियड जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो हम आगे इसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे सेक्शन 15 में पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ CIRP। तो पब्लिक अनाउंसमेंट करी जाएगी, जो पर्टिकुलर्स ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ CIRP अंडर द ऑर्डर रेफर टू इन सेक्शन 13 शेल कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो पब्लिक अनाउंसमेंट है वो जो या तो इमिडिएटली कर दी जाएगी, जिस दिन CIRP कमेंसमेंट डेट है जो उसके इमिडिएटली कर दी जाएगी पब्लिक अनाउंसमेंट, या उसके 3 दिन के अंदर अंदर कर दी जाएगी। तो उसमें क्या क्या बताया जाएगा, नेम ऑफ द अथॉरिटी विद विच द कॉर्पोरेट डेटर इज इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि जो अथॉरिटी है जहाँ पर जो एक्स लिमिटेड है, कॉर्पोरेट डेटर है, मान लो जो एक्स लिमिटेड है वो कहाँ पर रजिस्टर्ड है, उस अथॉरिटी का नाम बताया जाएगा पब्लिक अनाउंसमेंट में, ठीक है। पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या क्या बताया जाएगा, द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम, यानी कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है जो और क्रेडिटर्स हैं वो कौन सी लास्ट डेट है जो जब तक अपने क्लेम सबमिट कर सकते हैं, या डिटेल्स ऑफ IRP बताया जाएगा कि IRP कौन है, पेनल्टीज फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स के रिगार्डिंग बताया जाएगा, द डेट ऑन विच द CIRP शेल क्लोज। तो उस पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या बताया जाएगा कि CIRP कब क्लोज हो जाएगी, वो डेट मेंशन करी जाएगी, जो कि विच शेल बी द 180th डे फ्रॉम द डेट ऑफ द एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, 9 और सेक्शन 10 एज द केस में भी, ठीक है। सो पब्लिक अनाउंसमेंट जो सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में जो बताया गया है कि द पब्लिक अनाउंसमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रेगुलेशन 6 ऑफ द IBBI इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और फॉर कॉर्पोरेट पर्सन रेगुलेशन 2016 एज मेंशन्ड अबव। तो ये जो सारी चीजें देखो
इनके रिगार्डिंग जो पब्लिक अनाउंसमेंट में ये डिटेल्स रहेंगी, यानी कि देखो नाम से पता चल रहा है पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ CIRP, तो पब्लिक अनाउंसमेंट में ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, तो आगे बताया गया है अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो टेन्योर है वो कितना रहेगा, तो इसके रिगार्डिंग क्या है, शेल अपॉइंट एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, जिस दिन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है, जो डेट जब उसने, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जिस दिन उसने एप्लीकेशन एडमिट करी है, उस डेट को हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट बोलते हैं। तो वो उस दिन जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ है, ठीक है, और उसका टेन्योर कब तक रहेगा, initiation of CIRP by financial creditor where the application for corporate insolvency resolution process is made by a financial creditor or the corporate debtor as the case may be, the resolution professional as proposed in the application shall be appointed as the interim resolution professional if no disciplinary प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो जो आरपी का जो नाम प्रपोज किया गया है, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर ने, नया कॉर्पोरेट डेटर ने जो नाम प्रपोज किया है ना, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का, तो वो एक्ट करेगा एज एन IRP एक्ट करेगा अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं चल रही है। ठीक है, सो इनिशिएशन ऑफ CIRP बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, जो अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो CIRP के लिए एप्लीकेशन डालता है, नो प्रपोजल फॉर एन interim resolution professional is made, the adjudicating authority shall make a reference to the board। अगर जो ऑपरेशनल क्रेडिटर ने अगर कोई नाम प्रपोज नहीं किया, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था सेक्शन 8 में कि वो मे कर सकता है, वो नाम बता भी सकता है और नहीं भी बता सकता। ठीक है, अगर उसने कोई नाम नहीं बताया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का, तो उस केस में जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो रेफरेंस किसको देगी, बोर्ड को, IBBI बोर्ड को रेफरेंस करेगी कि वो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो है नाम रिकमेंड करे। तो उस केस में फिर क्या करेगी, ए प्रपोजल फॉर एन इंटरिम रेजोल्यूशन professional is made, the proposed resolution professional shall be appointed as the interim resolution professional if no disciplinary proceedings are pending against him। अगर कोई disciplinary proceeding pending नहीं है तो फिर वो अपॉइंट कर लिया जाएगा। और जो वो उसने कोई नाम रिकमेंड नहीं किया ऑपरेशनल क्रेडिटर ने, तो उस केस में क्या करेगी, जो NCLT है वो बोर्ड को बोलेगी कि आप नाम रिकमेंड करें उस टाइम, तो वो बोर्ड क्या करेगी, 10 दिन के अंदर अंदर जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम रिकमेंड करेगी, और ये वो वेरीफाई करेगी कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है। ठीक है, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है। तो पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ IRP कितना रहेगा, देखो हमने ऊपर में पढ़ा था कि टेन्योर कितना रहेगा, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर। अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ा हमने, अब हम टेन्योर के बारे में पढ़ेंगे कि टेन्योर कितना होगा। टेन्योर विल बी द टिल द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जब तक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कोई और अपॉइंट होता है तब तक, या फिर वही अपॉइंट होता है तो वो तब तक एज एन IRP काम करेगा। ठीक है, तो टिल द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल बी द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ IRP। ठीक है, सो हम आगे हम सेक्शन 17 के बारे में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बाय IRP। जो मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, जो कॉर्पोरेट डेटर के जो अफेयर्स को मैनेज कौन करेगा, IRP मैनेज करेगा, जो उसकी सारी जो कॉर्पोरेट डेटर्स के जो भी अफेयर्स हैं उनको मैनेज करेगा। तो वो क्या क्या काम करेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द IRP, जो IRP कब अपॉइंट हुआ था, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट को। ठीक है, जिस दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया था उस दिन जो हमारा CIRP स्टार्ट हो गया था, उसी दिन हमारा IRP भी अपॉइंट हुआ। ठीक है, तो जो IRP क्या करेगा, मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर शैल वेस्ट इन द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो वो मैनेज करेगा उसके कॉर्पोरेट डेटर के सारे अफेयर्स को। एंड द पावर्स ऑफ द board of directors of the partners of the corporate debtor as the case may be shall stand suspended and be exercised by the interim resolution professional। तो interim resolution professional है वो सारे जो है वो जो वर्क को क्या करेगा, देखेगा। ठीक है, जो उसकी पावर है, पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द पार्टनर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज द केस में बी शैल स्टैंड सस्पेंडेड, यानी कि वो सस्पेंडेड हो जाएंगी। द ऑफिसर्स एंड मैनेजर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर शैल रिपोर्ट टू द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, यानी कि जो कॉर्पोरेट डेटर के जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो मैनेजर्स हैं कॉर्पोरेट डेटर के, तो वो क्या करेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे। एंड प्रोवाइड एक्सेस टू सच डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का एक्सेस देंगे। एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, रिकॉर्ड्स देंगे उसको कॉर्पोरेट डेटर को, कॉर्पोरेट डेटर के यानी कि कॉर्पोरेट डेटर के जो रिकॉर्ड्स हैं वो किसको देंगे, IRP को देंगे। कौन देंगे, ऑफिसर एंड मैनेजर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर।
एज मे बी रिक्वायर्ड बाय इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, या इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है जो IRP है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है तो वो उसको देंगे। कौन देंगे? ऑफिसर एंड मैनेजर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर शैल एक्ट ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की इंस्ट्रक्शंस को मानेंगे वो, ठीक है। एक इसमें 17 में एक अमेंडमेंट आया है जो हम साथ में कंसिडर करते हैं, सेक्शन 17 में। ये इंस्टीट्यूट की PDF ही है हमारी, तो यहीं से रेफर करेंगे हम। देखो ये लिखा हुआ है इसमें, रेगुलेशन 4 इन द प्रिंसिपल रेगुलेशन इन रेगुलेशन 4 द पर्सनल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इट्स प्रमोटर, यानी कि कॉर्पोरेट डेटर के जो पर्सनल है या जो प्रमोटर है या एनी अदर पर्सन एसोसिएटेड, कोई और पर्सन जो एसोसिएटेड है विद द मैनेजमेंट ऑफ द corporate debtor shall provide the information with such time and in such format as sought by the interim resolution professional। कोई इंफॉर्मेशन की डिमांड करता है तो वो उसको सबमिट करेंगे, और द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है जो उसको क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन सबमिट करेंगे। कौन करेंगे? प्रमोटर या फिर पर्सनल ऑफ कॉर्पोरेट डेटर या एनी अदर पर्सन एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट, ठीक है। एंड देन क्या होगा? द क्रेडिटर शेल प्रोवाइड। तो इसके इसमें देखो ये भी एक नया अमेंडमेंट है। तो क्रेडिटर जो है, जो यानी कि फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ठीक है, या ऑपरेशनल क्रेडिटर है, शेल प्रोवाइड टू द इंटरिम रेजोल्यूशन or resolution professional as the case may be the information in respect of the assets and liabilities of the corporate debtor की इंफॉर्मेशन देंगी किसके रिगार्डिंग? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग फ्रॉम द लास्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट, ठीक है। स्टॉक स्टेटमेंट, रिसीवेबल स्टेटमेंट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑडिट रिपोर्ट, स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट, टाइटल सर्च रिपोर्ट, टेक्निकल ऑफिसर्स रिपोर्ट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एंड सच अदर इंफॉर्मेशन which shall assist the interim resolution professional or the resolution professional in preparing the information memorandum, getting evaluation determined and in conducting the corporate insolvency resolution process। तो ये जो 2 अमेंडमेंट हैं ये आई हैं हमारी रेगुलेशन 4 में, जो इसमें बताया गया है कि जो पर्सनल है या प्रमोटर है वो उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, जो IRP है उसके साथ, और जो क्रेडिटर हैं तो वो उसको ये सारी जो डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे IRP को, ठीक है। तो ये हमें नई अमेंडमेंट है तो ये हमारे लिए रेलिवेंट है, हमें इसको अच्छे से कवर करना होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके रिगार्डिंग, जस्ट वेट। तो अब हम सेक्शन 18 से स्टार्ट करेंगे, ड्यूटीज ऑफ IRP की क्या ड्यूटीज बनती हैं। तो एक नॉर्मल रीड है ये, जैसे इसमें मेन जो है हम बात कर लेते हैं उसके रिगार्डिंग। कलेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एसेट्स, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, एसेट्स की, फाइनेंसेस की एंड ऑपरेशंस की। एंड इसमें क्या लिखा है? फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस फॉर द प्रीवियस 2 ईयर्स, यानी कि पिछले 2 साल के बिजनेस ऑपरेशंस के रिगार्डिंग भी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। प्लस ये सारी नॉर्मल रीड है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, एक बार रीड आउट कर लेना, एक बार हम भी पढ़ लेते हैं। रिसीव एंड कोलेक्ट ऑल क्लेम्स सबमिटेड बाय क्रेडिटर्स, यानी कि जो भी क्रेडिटर्स ने जो जो क्लेम्स सबमिट किए हैं उनके सारे जो क्लेम्स है वो सब कलेक्ट करेगा। कंस्टिट्यूट एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, वो क्या बनाएगा? COC बनाएगा। तो यानी कि जो रेजोल्यूशन IRP है, IRP किसके से डील करेगा? वो जो है कॉर्पोरेट डेटर से भी जो है सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि भाई आपके सारे रिकॉर्ड्स दो, डॉक्यूमेंट्स दो। जो एक्स लिमिटेड है हमारे केस में, मान लो हमने एग्जाम्पल लिया है, और जो क्रेडिटर है यानी कि जो हम मान लो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, जो SBI बैंक है, ठीक है, मान लो वो हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ठीक है, यानी कि कॉर्पोरेट डेटर का जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है। तो फिर जो उनसे भी, उनको भी बोलेगा कि आप भी अपने क्लेम सबमिट करो। तो दोनों पार्टीज के साथ वो कोऑपरेट करेगा ना, कि वो फाइनेंशियल क्रेडिटर को बोलेगा कि अपने क्लेम सबमिट करो, तो वो COC कंस्टिट्यूट करवाएगा। तो उनसे क्या करेगा? जो क्लेम सबमिट करेंगे COC उसको, तो उनको कलेक्ट करेगा। मॉनिटर द एसेट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, जो कॉर्पोरेट डेटर है उनकी एसेट्स को मॉनिटर करेगा। एंड मैनेज इट्स ऑपरेशंस को मैनेज करेगा अंटिल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज अपॉइंटेड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर, यानी कि जब तक RP अपॉइंट नहीं किया जाता तब तक जो IRP काम करेगा। ये सारे फाइल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इफ नेसेसरी, वो इंफॉर्मेशन फाइल करेगा कहाँ पे? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन,
टेक कंट्रोल एंड कस्टडी ऑफ एनी एसेट ओवर विच कॉर्पोरेट डेटर हैज ओनरशिप राइट्स एज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। तो ये सारे काम है जो जनरल रीड के हैं, आप एक बार इसको रीड आउट कर सकते हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो हमने अंडरस्टैंड की हैं, ठीक है। तो आप ओपन बुक पेपर है तो आप एक बार यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। सो आगे बताया गया है फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ एसेट्स। जो एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। देखो कुछ चीज़ें हैं जैसे एसेट ओन्ड बाय थर्ड पार्टी इन पोजेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हेल्ड अंडर ट्रस्ट। अगर कोई एसेट है जो एज एन ट्रस्ट उस कॉर्पोरेट डेटर ने हेल्ड कर रखी है या बेलमेंट में रखी हुई है, ठीक है, तो उसको हम एसेट नहीं मान सकते ना कॉर्पोरेट डेटर की। या एसेट ऑफ एनी इंडियन और फॉरेन सब्सिडरी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, या कोई इंडियन या फॉरेन सब्सिडरी है कॉर्पोरेट डेटर की, तो उसको हम उसकी एसेट को काउंट नहीं करेंगे। सच अदर एसेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद एनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, ठीक है। सो आगे हम सेक्शन 19 पर आते हैं, पर्सनल टू एक्सटेंड कोऑपरेशन टू इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। देखो हम साथ साथ में जो ये लेक्चर लगा रहे हैं ना, जो हम इसमें साथ के साथ में जो भी सेक्शन है उसके रिलेटेड अगर कोई अमेंडमेंट है तो हम उसको साथ साथ में कवर करेंगे, जिससे कि हमें इजी रहेगा। तो आप ये अच्छे से कवर अप कर सकते हैं और मार्क कर सकते हैं अपनी बुक में। और ये अमेंडमेंट नोट्स हमारे पीडीएफ चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट की ही पीडीएफ है ओरिजिनल, तो हमने उसमें कोई अपनी तरफ से चेंजेस नहीं किए हैं। तो ये आप एज इट इज़ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी कलेक्ट कर सकते हैं या इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो हम अभी सेक्शन 19 के बारे में पढ़ेंगे, ऑफिशियल्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर टू कोऑपरेट आईआरपी। जो ऑफिशियल्स हैं कॉर्पोरेट डेटर के वो कोऑपरेट करेंगे आईआरपी के साथ, उसको सारी असिस्टेंस देंगे। आईआरपी टू सीक डायरेक्शंस टू एए इफ ऑफिशियल्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर डोंट कोऑपरेट, यानी कि अगर ऑफिसर जो कॉर्पोरेट डेटर के जो ऑफिसर्स हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे तो वो किसको डायरेक्ट करेगा, आईआरपी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बोलेगा कि जो ऑफिसर्स हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तब जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है टू डायरेक्ट ऑफिशियल्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है तो उनको डायरेक्शन देगी कि भाई कोऑपरेट करो, कि शैल बाय एन ऑर्डर डायरेक्ट सच पर्सन और अदर पर्सन टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शंस, जो है उसकी आरपी की जो इंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लाई करें और उसको असिस्ट करें, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर एज द गोइंग कंसर्न, सेक्शन 20, यानी कि जो उसकी ऑपरेशंस हैं कॉर्पोरेट डेटर के एज एन गोइंग कंसर्न उसको मैनेज करेगा आईआरपी, ठीक है। तो इसमें हमें यही बताया गया है अथॉरिटी ऑफ आईआरपी क्या है, आईआरपी क्या क्या काम करेगा। एक नॉर्मल रीड है, ये देखो हम पढ़ लेते हैं। to appoint accountants, legal or other professional as may be necessary, to enter into contracts on behalf of the corporate debtor, to raise interim finance, अगर उसको कुछ interim finance raise करना है, ये एक important point आप इसको अच्छे से कवर करें, जैसे कि to raise interim finance provided that no security interest shall be created over any unencumbered property of the corporate debtor without the prior consent of the creditors, यानी कि जो IRP है ना, अगर उसको interim finance raise करना है तो उसको पहले सीओसी से अप्रूवल लेना होगा। सीओसी की अप्रूवल के बिना वो फाइनेंस रेज नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी पर, जो कॉर्पोरेट डेटर की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो प्रायर कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर शैल बी रिक्वायर्ड वेयर द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी इज नॉट लेस देन द अमाउंट इक्विवेलेंट टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द डेट। अगर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, मान लो 1000 करोड़ की वैल्यू है, डबल है उससे अमाउंट, और 500 करोड़ का लोन है, ठीक है, ठीक है, मान लो 500 करोड़ का लोन है और 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो उस केस में तो वो फाइनेंस रेज कर सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है और लोन की अमाउंट ज़्यादा है तो उस केस में उसको फाइनेंस रेज करने से पहले सीओसी का प्रायर कंसेंट लेना होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट इसमें। तो हम आगे इसके रिगार्डिंग हमें ये चार्ट फॉर्म में दिया गया है, मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ क्लेम्स टू आईआरपी, यानी कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो क्लेम सबमिट करेंगे ना, उनके लिए फॉर्म प्रेस्क्राइब किया गया है। देखो जो हम नीचे पढ़ेंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर शेल सबमिट प्रूफ ऑफ क्लेम इन फॉर्म सी, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर जो फॉर्म सी में जो है वो प्रूफ सबमिट करेंगे अपने क्लेम का। और जो ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे, फॉर्म बी। और वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज शेल फाइल फॉर्म डी, सबमिट प्रूफ ऑफ क्लेम इन फॉर्म डी, ठीक है। तो ये कौन से रेगुलेशन में बताया गया है, रेगुलेशन 8 कवर करता है। जो ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में रेगुलेशन 7 में बताया गया है, एंड वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज के केस में रेगुलेशन 9 में है। तो ये एमसीक्यू पर्पज से रेलिवेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए कौन सा फॉर्म है, फॉर्म सी। ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए कौन सा फॉर्म है, फॉर्म बी। एंड वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज के लिए
फॉर्म डी है, तो आप इसको एक बार याद कर सकते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू पर्पज से है तो आप जल्दी जल्दी जो है टिक मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज ये ओपन बुक पेपर है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप एक बार याद कर लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। तो आगे बताया गया है, ए क्रेडिटर शैल सबमिट क्लेम विद प्रूफ ऑन और बिफोर द लास्ट डेट मेंशन इन द पब्लिक अनाउंसमेंट, ठीक है। जो क्रेडिटर है वो अपना अपना क्लेम सबमिट करेंगे, कितना कितना अमाउंट उनका पेंडिंग है, तो आईआरपी क्या करेगा, उनको आईआरपी वेरीफाई करेगा उनको विद इन 7 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ द क्लेम। जो लास्ट डेट है क्लेम रिसीट करने की, उसके 7 दिन के अंदर अंदर वो वेरीफाई करेगा क्लेम को। एंड देन विद इन 2 days ऑफ सच वेरिफिकेशन, जो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके 2 दिन के अंदर अंदर वो उसके क्या करेगा, रिपोर्ट फाइल करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, सर्टिफाइंग कंस्टिट्यूशन ऑफ द सीओसी। यानी कि जो उनके क्लेम्स हैं उनको वेरीफाई करने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट किसको देगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट देगा। However, a creditor who fails to submit claim with proof within the time stipulated in the public announcement, अगर कोई ऐसा क्रेडिटर है जो टाइम स्टिपुलेटेड में जो क्लेम फाइल नहीं कर पाता, तो उस केस में कितना टाइम पीरियड दिया गया है, 19th डे, यानी कि जो जब से सीआईआरपी स्टार्ट हुआ है ना उसके 90 दिन के अंदर अंदर वो क्लेम सबमिट कर सकता है, ठीक है। किसको कर सकता है, आईआरपी को। तो उस केस में जो आईआरपी है उसको वेरीफाई करेगा क्लेम को, और देन उसके 2 दिन के अंदर अंदर जो है उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट कर देगा। सच लिस्ट ऑफ क्रेडिटर शैल बी फाइल्ड विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड ऑल्सो डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट इफ एनी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। जो कॉर्पोरेट डेटर जो यानी कि एक्स लिमिटेड है, हमारे केस में हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एक्स लिमिटेड की जो वेबसाइट है ना उस पर जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर को डाल दिया जाएगा और वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि एनसीएलटी को भी सबमिट करेगा। कौन करेगा, आईआरपी करेगा, ठीक है। सो हमने सेक्शन हमने कहाँ तक कवर किया है, देखो सेक्शन 20 तक कवर किया है। सो हम नेक्स्ट क्लास में आगे से स्टार्ट करेंगे। एक बार आप इसको अच्छे से रीड कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनके सबको कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं।